हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके बोर्ड के पर्पज़ से, बिकॉज़ इस साल आपके जो है 10th में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं मेनली। तो सभी को फोकस करना है और बहुत ही डिटेल्स में हर एक चीज़ों को समझना है ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट बोर्ड के लिए क्लियर रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें आज कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। वो तो ज़रूरी है ही जानना, क्योंकि चैप्टर ही आपका है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहले ज़रूरी होगा कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी इसको पढ़ने की और ये चैप्टर क्यों है। ठीक है, मीनिंग्स समझनी है, हमें इनके फंक्शंस जानने और नेसेसिटी समझना है। ठीक है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। ये टॉपिक्स आपको आज के इस वीडियो में पढ़ने हैं और जो कि आपके बुक में गिवन है एनसीईआरटी में। ये सारे चीज़ों को हमें क्लियर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अगर मेनली सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें आपने ये देखा होगा कि जो राजा का शासन रहता है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लोगों ने डेमोक्रेसी सिस्टम को जो है वहाँ पर मतलब लागू किया। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है मेनली डेमोक्रेसी सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है अभी। तो सबसे पहले जानना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही मतलब ये हेल्पफुल है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं, फॉर मोर पीपुल, लोगों का ये मानना है कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, लोगों के हिसाब से जो है ये बातें कही जाती हैं। बट कुछ लोगों से अगर आप पूछें, पीपुल में नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन और नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट बट दे विल नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत से लोग आप लोगों ने देखा होगा मेनली विलेजेस में, गाँवों में, कि लोगों को हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन उनको जो है ये ज़रूर पता होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सी पार्टी चल रही है इस टाइम, आपके गांव में कौन सा पार्टी जो है वो रूल कर रहा है, ये चीज़ उनको ज़्यादा नॉलेज रहती है। भले ही संविधान के बारे में, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्हें कुछ नॉलेज ना हो। और पार्टीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न। और लोगों का ये भी मानना होता है कि पार्टी जो होती है वो सामाजिक विभाजन, डिवीज़न के लिए होती है। लोगों के हिसाब से यही चीज़ें होती हैं, उनके दिमाग में ये थिंकिंग रहती है कि पार्टीज़ का मतलब ही होता है कि डिवीज़न क्रिएट करना सोसाइटी में। ठीक है, बट डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन मोनार्की। ये चीज़ आपको भी पता है कि आपने देखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो मोनार्की सिस्टम से क्या है, बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, उसी वजह से तो हमने जो है बहुत सारे फाइट्स को देखे, लोगों ने डेमोक्रेसी को लाने के लिए कितने सारे वहाँ पर मूवमेंट्स किए थे। ठीक है, एंड द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द राइज ऑफ डेमोक्रेसीज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस इन इलेक्ट्रल पार्टीज एंड इन द मेकिंग एंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेनली जो रोल होता है वो होता है डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का फॉर्मेशन करना और इलेक्ट्रिकल पार्टीज़ का डिज़ाइन बनाना या फिर इलेक्ट्रिकल पार्टीज़ को बनाना। ठीक है, और गवर्नमेंट के वर्किंग के तरीके को जो है उसे डिज़ाइन करना या उसको जो है एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक, अगर जैसे पार्टीज़ नहीं होंगी तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रूल करने के लिए कौन काम करेगा, तो पार्टीज़ ही होती हैं जो ऐसा करती हैं। इसीलिए हमें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड है, ज़रूरत है। लेकिन अब हमें इसकी मीनिंग को भी समझना होगा कि ये होता क्या है। जैसे अगर डेफिनेशन आप जानना चाहें तो पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज आप भी देखे होंगे, कई लोगों को मिला करके जब एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलिए हम इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं, तो वो एक तरह का क्या है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती है। तो लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, यानी इलेक्शन हो करवाते हैं और साथ में गवर्नमेंट के पावर को रूल करते हैं, पावर को अपने पास होल्ड
करके रखते हैं, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। वो इस चीज़ के लिए एग्री रहते हैं कि जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो हमारे गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए। ये सारी चीज़ों की मीनिंग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही समझी जा सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब एक लोगों का ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं और साथ में गवर्नमेंट के पावर को होल्ड करके रखते हैं और लोगों तक उनको क्या है, गवर्नमेंट से निकलने वाली स्कीम्स के बारे में बताते हैं। अब गवर्नमेंट से कोई भी चीज़ें हैं तो वो लोगों तक कैसे पहुंचती है, वो इनके थ्रू पहुंचती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपने देखा होगा मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए, एक पार्टी को रन करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ज़रूरत होती है वहाँ पर एक लीडर होना चाहिए, ठीक है। बिना किसी लीडर के कोई काम नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी जगह हो या कोई भी काम हो। तो सबसे पहले एक लीडर की ज़रूरत होती है। दूसरा ज़रूरत होती है एक्टिव मेंबर्स की, ठीक है। सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि उनके मेंबर्स भी होने चाहिए और वो भी एक्टिव होने चाहिए और साथ में उनके कुछ फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर ये सारी 3 चीज़ें अगर आपको मतलब कहीं दिख जाएं, ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि वो एक तरह का पॉलिटिकल पार्टी है। अब हर जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ कि अगर उसमें आपको दिख जाए कि लीडर्स, उसके साथ कुछ एक्टिव मेंबर्स और कुछ फॉलोअर्स, तो इसका मतलब है कि वो एक पार्टी फॉर्म करेगी, ठीक है। तब हम यहाँ पे ये चीज़ समझने जा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या काम हैं, उनके फंक्शंस हैं, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना आप जो है ये समझ नहीं पाएंगे कि एक पार्टी का काम क्या है, वो किस लिए जो है मतलब बनाई गई है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली देखा जाए तो जितने भी मतलब उसकी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं और उनके थ्रू जो भी काम किए जाते हैं उनको मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शन। लेकिन पार्टीज ये सारे काम सिर्फ एक ही मतलब तरीक़ों से नहीं करती है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना काम करने के लिए कई सारी स्टेप्स को पूरे करने पड़ते हैं, कई सारी सीरीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, तब जाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को का काम पूरा होता है। सबसे पहला काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन को कंटेस्ट कराना। आपने भी देखा होगा कि इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होने रहते हैं, तो होने से पहले क्या होता है, एक पार्टी कंटेस्ट करती है कि इलेक्शन होगा, ठीक है। पार्टी ही नहीं होंगी तो इलेक्शंस नहीं होंगे। दूसरा काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। जैसे क्या होता है कि पार्टीज बहुत अलग अलग टाइप्स की होती हैं, आपको भी पता है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है। और अभी आप समझेंगे इस चैप्टर में भी कि कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो पार्टीज़ हैं तो ये लोगों के लिए चूज़ की जाती हैं, जिनको जो पसंद होता है वो उसी को जाकर वोट कर देता है। तो यहाँ पर पार्टीज़ जो होती हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को वोटर्स के सामने रखते हैं और वोटर्स अपने अकॉर्डिंग उसे क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। पार्टीज़ प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। पार्टी जो होती है वो हमारी कंट्री के लॉज को बनाने के लिए भी एक तरह का क्या देती है, डिसीजन देती है कि कैसे हमारे लॉज बनने चाहिए। और हमारा पार्टी जो होता है, पॉलिटिकल पार्टीज, ये फॉर्म करता है और रन कराता है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट के को रन कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और सबसे मेन बात है कि रोल ऑफ ओपोजिशन, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ तो जीत जाती हैं और जो नहीं जीतती हैं, इनके जो अपोजिट में होते हैं, जो हार जाते हैं, उनका भी बहुत रोल होता है। क्या रोल होता है? सबसे पहले तो वो जो है, अगर कोई पार्टी बनी हुई है जो जीत गई है, तो जो हारी हुई पार्टी है वो जीती हुई पार्टी के जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं, जितने भी खराबियाँ होती हैं, उनकी खामियां होती हैं, वो उनको जो है लोगों के सामने जो है वो लाकर रखते हैं, ठीक है। इससे लोगों को ये समझ में आता है कि इस पार्टी में ये खराबी है, अच्छा तो अगली बार इसको हम वोट नहीं देंगे। ऐसा इनका होता है अपोजिशन वालों का काम, ठीक है। दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। ये बताते हैं कि जिस पार्टी को आपने जिता दिया है उस पार्टी के अंदर क्या क्या रॉन्ग पॉलिसीज हैं और वो पार्टी किस वजह से आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सारे जो मतलब उनके जो अपोजिट साइड्स है वाले होते हैं वो ये चीज़ों को सामने लेकर आते हैं लोगों के, ठीक है। एंड पार्टी शेप
पब्लिक ओपिनियन, दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज। और पार्टीज जो होती हैं पब्लिक के ओपिनियंस को और जो भी इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करती है। जैसे मान लीजिए कि इस समय पब्लिक का इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो अब जो पार्टी जीत गई है वो तो नहीं, लेकिन जो हार चुकी है वो पार्टी इस चीज़ को सामने लाती है कि ये जो पार्टी आपने जिता दी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका है, तो इस समय हमारी डिमांड होगी कि हमें रोज़गार मिले, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। तो इस तरह के पब्लिक को शेप्स प्रोवाइड करते हैं एंड हाईलाइट्स किया जाता है उनके इशूज़ को, ठीक है। ये सारे काम जो है वो एक पार्टी के थ्रू ही किया जा सकता है। एंड पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। और पार्टीज जो होती हैं, जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो सारी चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ एक नहीं बल्कि पार्टीज जो हैं वो कई सारी पार्टीज लोगों के लिए किस तरह से काम करती हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप ये 7 में से कम 7 वैसे याद कर लीजिएगा। मेनली वैसे 5 या 4 पॉइंट्स लिखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको याद 7 होने चाहिए ताकि एग्जाम के टाइम आपको जो है कम से कम 5 याद रहें, तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी 7 याद करेंगे, हो सकता है भूल जाएं बाद में। तो अब हम जा रहे हैं समझने की नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आवश्यकताएं हुई, ठीक है, अब उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसे कि जस्ट मैंने अभी पहले आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से डेमोक्रेसी स्टेबलाइज होती है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, तो इसका आपको आंसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। जैसे क्या होता है कि अगर बिना किसी पार्टी के अगर वहाँ पे कोई भी काम होगा तो हर एक कैंडिडेट क्या है, फ्री हो जाएगा, वो किसी के अंडर में नहीं रहेगा, तो वो कुछ भी करेगा, सारी मनमानियाँ करेगा। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट इज़ यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो क्या होगी कि अनिश्चित रहेगी, यानी कि फिक्स नहीं रहेगी। वो जैसे मान लीजिए कि अगर उनका कोई लीडर नहीं है, वो पार्टी नहीं बन रही है, तो कोई भी अपने हिसाब से काम करेगा, जिसको जो पसंद होगा वो वही काम करेगा। हो सकता है कि वो उसके लिए फेवर में हो, दूसरे के लिए ना हो, तो ऐसा होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे क्लास में अगर टीचर नहीं है, ठीक है, और फिर वो क्लास कैसी होगी, वो क्लास कैसी रहेगी। आपको पता है कि बच्चे मनमानी करेंगे, अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे और शोर मचाएंगे। तो वही चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है कि जब तक एक पार्टी को फॉर्म करने के लिए एक मेनली पूरा एक मतलब ढांचा या एक तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक जो आपके बनते हैं नेता वगैरह वो सब अलग अलग उनके थिंकिंग रहेंगी, तो उनको एक वे नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर constituency for that they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run, ठीक है। सारे काम तो किए जाएंगे लेकिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि इस देश को कैसे चलाया जाए। जैसे इस टाइम आपके यहाँ पे बीजेपी है इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में बीजेपी है, तो वो क्या कर रही है कि पूरे कंट्री को चला रही है, इंडिया को। वो एक तरह का क्या है कि मतलब एक तरह का उनको रास्ता दे रही है, ठीक है। अब अगर क्या है कि कोई एक मान लीजिए बना ही नहीं पार्टी, तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग रहेगी, तो पूरे देश को कैसे चलाया जाएगा ये नहीं सोचा जाएगा। सब अपने अपने एरियाज़ को ही रन करेंगे। अब जो जिस जगह से जीता है सिर्फ केवल उसी को ही डेवलप करेगा, बाकी कंट्रीज से उसको कोई मतलब नहीं, इंडिया में और कोई जगह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक पार्टी को जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ही ज़रूरी होती है। और द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डायरेक्टली लिंक होती हैं डेमोक्रेसी से। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वी कैन से दैट पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के कंडीशंस को या डेमोक्रेसी के लिए जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो पार्टी के बिना जो है कोई भी काम अच्छे से नहीं किया जा सकता है। एक तरह का उनको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि पूरे देश को कैसे चलाना है, ठीक है।
अब हम ये समझने जा रहे हैं कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टी सिस्टम्स कैसी होती हैं और हमारे यहाँ मतलब कैसी कितनी पार्टीज हो सकती हैं, पार्टी सिस्टम्स क्या है। तो देखा जाए तो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगर कोई भी एक डेमोक्रेसी सिस्टम है तो वहाँ पर कोई भी सिटीजन जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री होता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। इस सेंस में देखा जाए तो हर एक कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगे, बिकॉज सबके पास क्या है, ये चीज़ जो है उनके पास राइट है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में बन जा सकता है या अपनी एक खुद की पार्टी बना सकता है। तो देखा जाए तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, इवन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है इस समय। मतलब इतनी ज़्यादा पार्टीज जो है ये जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। तो यानी कि उनके पास राइट्स है। ठीक है, कोई भी है अगर वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाता है पार्टी सिस्टम मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, एक होता है 2 पार्टी सिस्टम और एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये हम समझते हैं सबसे पहले 1 पार्टी सिस्टम। ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ऐसी सिस्टम जिसमें जो पार्टी बन रही है वो सिर्फ एक ही हो और वही पूरे देश को चलाए। कोई दूसरी पार्टी नहीं बन रही है, यहाँ पे सिर्फ वही एक पार्टी है और वही पार्टी पूरी दुनिया मतलब पूरे उस कंट्री को चला रही है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड द रन गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम। जैसे आपके चाइना में है, चाइना में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही सिर्फ क्या करती है, रूल्स को अलाउ करती है, सिर्फ वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। बट ऐसा नहीं है, चाइना के लोगों को ये चीज़ फ्री है, वहाँ भी ये चीज़ है कि वहाँ के लोग भी जो है अपनी पार्टीज बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि पार्टी बनाने के बाद वो जो है दूसरी अपोजिट पार्टी के साथ खुले रूप में विरोध नहीं कर सकते। जैसे यहाँ होता है, ठीक है, हमें वोट दो हमें वोट दो, ऐसा करके वहाँ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पार्टीज तो बना सकते हैं लेकिन पार्टी एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकती। इसी वजह से कोई पार्टी उसके अपोजिट में खड़ी ही नहीं होती है और इस वजह से चाइना में सिर्फ केवल वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम ही रूल करता है। बट इन 1 पार्टी सिस्टम इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। और देखा जाए तो ये बात सच है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी भी लोग को जो है वो रूल कर सकता है, जो भी वहाँ के जनता को अच्छा लगेगा वो उसको पार्टी के फॉर्म में रूल करवा सकता है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी की बात ही नहीं होगी। अगर 1 पार्टी सिस्टम है तो देखा जाए तो ये मोनार्की ही हुआ ना, क्योंकि वही इंसान बार बार रूल कर रहा है, तो फिर इस तरह से वो डेमोक्रेसी कहाँ से हो गया। तो एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउड एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कम से कम 2 पार्टी होना ज़रूरी है। एक ही पार्टी अगर पूरी कंट्री को बार बार चला रही है, ठीक है, कोई जीतेगा ही नहीं, वही बार बार जीतेगा, उसको हारने और जीतने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वही बार बार अगर जीत रहा है तो वही रूल ही करता जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा वहाँ पर कि मतलब दूसरी पार्टी को चांस ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेटिक के लिए 2 पार्टी चाहिए। तो 2 पार्टी सिस्टम क्या होगा, तो इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज सच एज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। जैसे कि जो कंट्री ऐसी कंट्री जिसमें 2 पार्टी सिस्टम होती है उसे हम लोग 2 पार्टी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वही जीतती है, वही हर काम करती है। लेकिन कहीं कहीं कंट्रीज़ में जैसे यूएसए और यूके वगैरह में क्या है, वहाँ पर जो पार्टी सिस्टम है वो 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, यानी एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी हारेगी और दूसरी हारेगी तो वो वाली जीतेगी। इस तरह से होता है, वहाँ पे हार जीत होता रहता है। जैसे ब्रिटेन में है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में 2 टाइप्स की पार्टीज हैं और यही दोनों हर बार वोटिंग करती हैं, हारती और जीतती रहती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारी इंडिया में चलता है। ठीक है, इफ़ सेवरल पार्टीज कंप्लीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांसेस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन कोलिशन विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। एक ऐसा पार्टी सिस्टम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी फॉर्म करती है, या तो वो अपनी ही पावर से या फिर हो सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बना करके। कोलिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा पार्टीज जब आपस में मिल करके जो है एक सिंगल पार्टी बनाती है। क्योंकि अगर वो अकेले नहीं जीत पा रही है तो वो कई सारी पार्टी को एक साथ मिक्स करके तो जीत सकती है। तो इसलिए उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे हमारी इंडिया में होता है। ठीक है,
तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कोएलिशन के बारे में। तो व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर इट इज कॉल्ड कोएलिशन और अलायंस और अ फ्रंट। ठीक है, इसको आप कोएलिशन भी हो सकता है, आप वर्डिंग्स चेंज करके दे दे। तो अलायंस का मतलब और कोएलिशन का मतलब और फ्रंट का मतलब यही होता है कि एक ऐसी पार्टी जिसमें एक से ज़्यादा पार्टीज मिल करके आपस में क्या हो जाए, मिल जाए और कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्म करे। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या है, 2004 में ऐसा हुआ है कि 3 पार्टीज जो थी वो मिल करके एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। ये तीनों थी 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। ये तीनों पार्टीज आपस में मिल करके एक सिंगल पार्टी फॉर्म की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया कोएलिशन गवर्नमेंट। तो विच ऑफ दिस पार्टीज इज बेटर, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेटर होगी, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? तो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो नो पार्टी इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ और ऑल सिचुएशंस। ठीक है, सबके लिए वो पार्टीज़ मतलब हर सिचुएशन में हर कंट्रीज़ के लिए क्या होगी, आइडियल नहीं हो सकती है। जैसे अगर इंडिया में 1 पार्टी सिस्टम रूल करेगा तो यहाँ पर जो होगा, इतनी बड़ी कंट्री को सिर्फ केवल एक ही लोग बार बार जिताता रहेगा, वही जीतता रहेगा, वही रूल करता रहेगा, तो इंडिया को वो रन नहीं करा सकता। इस तरह से वो डेमोक्रेसी को भी जो है फॉलो नहीं करेगा। तो जैसी कंट्री उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि पार्टी सिस्टम जो है वहाँ की कंट्रीज और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ क्या होती है, जैसे कि ऐसी पार्टी जो कि पूरे कंट्री को चलाएं। ठीक है, क्योंकि पार्टीज़ तो बहुत सारी होती हैं, कुछ स्टेट पार्टीज़ होती हैं, कुछ नेशनल पार्टीज़ होती हैं, लेकिन पूरे कंट्री के लेवल पे देखा जाए तो जो पार्टी होगी उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं नेशनल पार्टी और उसकी कुछ डेफिनेशंस को भी जानेंगे, और यहाँ हम पढ़ेंगे कई सारी पार्टीज़। तो आपको बता देती हूँ कि हमारी इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं। इसके अलावा जो भी पार्टी का नाम आप सुने होंगे वो सारी पार्टीज़ जो होंगी वो स्टेट पार्टीज़ में आएंगी, या फिर कह सकते हैं कि वो लोकल लेवल गवर्नमेंट होंगी। तो देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़ विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है कंट्री वाइड पार्टीज़ बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। एवरी पार्टी इन कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर जो हर एक पार्टी है, एक कमीशन होती है इलेक्शन कमीशन, उसके थ्रू पार्टी जो है वो मतलब रजिस्टर्ड की जाती है। हर एक पार्टी को बनाने के लिए ये नहीं कि हम आए और जो है कुछ भी जो है पार्टी बना दिए, ऐसा नहीं है। पार्टी बनाने के लिए कुछ एक रूल फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, और वहाँ पर करने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि तभी आप एक पार्टी कहलाएंगे, अदरवाइज़ आपको पार्टी का जो है वहाँ पर कुछ भी चांस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो पार्टी बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन होते हैं जो कि रजिस्टर करते हैं उनको पार्टी के फॉर्म में और एक सिंबल देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि सबके अलग अलग सिंबल्स है, किसी का सिंबल जो है वो लोटस है, तो किसी का सिंबल एलिफेंट है, तो किसी का सिंबल साइकिल है, तो किसी का सिंबल जो है वो हैंड है, सबका अलग अलग है। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये 2 लेवल पे होते हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और पूरे कंट्री लेवल पर जो होता है आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेट डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन अ ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो एक क्राइटेरिया देता है, एक क्राइटेरिया होता है कि इतने वोट्स और इतने सीट्स अगर आपने जीत लिए तभी आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी या फिर एक नेशनल पार्टी कहलाएंगे। तो नेशनल पार्टी कहलाने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स। ऐसी पार्टी जो कि लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 सीटों में कम से कम 6% उसमें क्या हो वो जीत हासिल करे, और उसमें क्या हो एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। देखिए,
ऐसी पार्टी जो कि 6% वोट से जीते और कम से कम 4 सीट उसके पास आ जाए, तो उस पार्टी को हम कहेंगे नेशनल पार्टी। यानी नेशनल पार्टी बनने के लिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा में कम से कम 6% क्या होना चाहिए, उसका सिक्योर होना चाहिए इलेक्शन के लिए वोट। ठीक है, 6% उसको कम से कम 100 में से 6% उसको वोट मिलने ही चाहिए और कम से कम वहाँ पर उसको 4 सीट्स मिलने ही चाहिए। लोकसभा में आपको बता देती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 552 मेंबर्स जो है होने चाहिए, लेकिन इतने हैं नहीं। प्रेजेंट टाइम में हमारे 545 मेंबर्स ही हैं और इन 545 मेंबर्स में से कम 4 सीट्स अगर जिस पार्टी ने जीत ली और 6% वोट जिसने हासिल कर लिया तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, ये है नेशनल पार्टी का रूल। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हमारी इंडिया में 7 मेजर नेशनल पार्टीज़ के बारे में। 7 मेजर नेशनल पार्टीज़ हमारी इंडिया में हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे AITC कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हर एक पार्टीज़ का एक शॉर्टकट है। ठीक है, उसे भी आप याद रखिएगा। तो AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये इसका लॉन्चिंग जो था वो 1 जनवरी 1998 में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी के लीडरशिप में यहाँ पर 1998 1 जनवरी को ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये पार्टी बनी थी और इसमें जो है ये नेशनल पार्टी के फॉर्म में 2016 में रिकॉग्नाइज की गई थी और ये कमिटी टू सिक्योरलिज्म एंड फेडरलिज्म, ये जो है पार्टी वो सिक्योरलिज्म और फेडरलिज्म को ही क्या करती है, कमेंट करती है, यानी कि इसी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। यानी इस पार्टी का मेन पर्पज़ क्या है कि सिक्योरलिज्म एंड फेडरलिज्म को क्या करना, स्टेबलाइज करना। ये पार्टी ज़्यादातर जो है वेस्ट बंगाल में 2011 में ही मतलब ज़्यादा पावरफुल बनी थी। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा ये पार्टी है। तो ये आपका है पार्टी का सिंबल, हर एक पार्टी का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लावर्स एंड ग्रास, इसका तृणमूल पार्टी का क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी का क्या है, सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। ठीक है, और कब फॉर्म हुई थी, 1998 में। अब हम पढ़ते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम BSP कहते हैं। शॉर्टकट आप याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी का BSP होता है। ये बना कब था, ये बना था 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, काशीराम के लीडरशिप में बना था। तो ये जो पार्टी थी आपकी काशीराम जो थे उनके लीडरशिप में 1984 में बनी थी और ये पार्टी जो थी वो मेनली जो है वो दलित्स, आदिवासीज़, OBCs एंड रीजनल माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादा उनके बारे में मतलब सोचती थी। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा ये जो है काम करती थी। एंड इट हैज़ इट्स मेन बेस इन UP, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। ठीक है, वैसे देखा जाए तो और भी जगह पर है, पर इंडिया में ये जो है UP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन जगहों पर ये पार्टी ज़्यादा पावरफुल है। और भी जगह पर है पर यहाँ पर उनको ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट्स मिले थे और इस जगह पर वो UP में जो है 4 बार ये पार्टी बन चुकी है BSP की। ठीक है, और इसका सिंबल है ये एलिफेंट, याद रखिएगा BSP का सिंबल है एलिफेंट। ठीक है, अब अगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसे BJP कहते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम में चल रही है हमारे मोदी जी की पार्टी। ठीक है, फाउंडेड इन 1980, ये जो पार्टी है आपकी ये आपकी 1980 में बनी थी। कब बनी थी, रिवाइविंग भारतीय जन संघ फॉर्म्ड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। 1951 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पार्टी बनाई थी उसको फिर दोबारा क्या किया गया, पुनर्गठित, यानी कि दोबारा उनको जो है अच्छे से रिफॉर्म करके रिवाइव करके उसको जो है भारतीय जनसंघ ने एक 1980 में जो पार्टी बनाई उसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। 1951 में ये बनी थी लेकिन उसी को फिर से जो है पुनर्जीवित करके, यानी कि देखा जाए तो फिर से उसको अच्छे से बना के फिर से 1980 में बना और इनका मेन काम है वांट्स टू फुल रीजनल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। इनका जो मेन फोकस है पार्टी का वो जम्मू और कश्मीर को क्या करना है, एक रीजनल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बनाना है। यानी जम्मू एंड कश्मीर में उसको भी जो अभी मतलब आर्टिकल 370 तो हट गया, उसके पहले जब नहीं हटा था तो ये पार्टी चाहती थी कि वो हट जाए और वो भी एक तरह का हमारे जैसे बाकी स्टेट्स है वैसा ही स्टेट बन जाए और वहाँ भी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, तो ये इनका पर्पज़ था, मतलब मेनली मोटिव था।
और सिंबल इसका बीजेपी का है लोटस। आप याद रखिएगा, लोटस का जो ये फ्लावर है ये सिंबल है बीजेपी का। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सीपीआई कहते हैं। फॉर्म्ड इन 1925 में बना था, काफ़ी पुराना है, लेकिन सबसे पुराना ये नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये पार्टी 1925 में बनी थी, लेकिन ये जो है ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म और सिक्योरलिज्म और डेमोक्रेसी पे ज़्यादा विश्वास करती है। कहने का मतलब ये है कि ये विश्वास करती है आपके सांप्रदायिकता जिसे कहते हैं, यानी कि देखा जाए मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्म एक बराबर हैं और सभी को क्या मिलना चाहिए, मतलब एक तरह का राइट्स मिलना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे ये पार्टी ज़्यादा विश्वास करती है, ठीक है। तो लेकिन ये अपोज किस पे करती है, ये पार्टी जो है वो अपोज करती है सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि ये पार्टी जो है आपकी जो जिसे कहते हैं कि सांप्रदायिकता, यानी कि हम ही में हमारा धर्म ज़्यादा महान है, हमारा ये अच्छा है, इस सब चीज़ों का ये पार्टी क्या करती, विरोध करती है। और अलगाववादों का, अलगाव का, सेक्सिज्म का मतलब अलगाव होता है, यानी कि अलग अलग जैसे नहीं होता है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, तो ये ऐसा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि सभी लोग एक जैसे सोचें और सारे धर्म एक बराबर रहें और सभी को इक्वलिटी मिले और सभी जो है अच्छे से रहें, इनका ये मानना है। and accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class, farmers and the poor। और ये जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये ज़्यादातर जो वर्किंग क्लासेस हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं और जो गरीब पुअर्स वगैरह हैं, उन सबको ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करती है ये पार्टी। और बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 एंड लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। ये पार्टी जो है 1925 में बनी थी, लेकिन 1964 में ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई, दो भागों में बट गई। और CPIM का जब फॉर्मेशन हो गया तो जो ये CPI जो मेन कम्युनिस्ट पार्टी आपकी है, ये वीक हो गई थी, ठीक है। क्योंकि इसमें अब जब कोई भी देश दो भागों में डिवाइड होगा तो वहाँ पे वीकनेस तो होगा, डिवीज़न होगा, क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग रही होगी, तभी वो डिवाइड हुए हैं पार्टी के लोग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, वहाँ पर डिवीज़न हो गया, तो ये पार्टी वीक हो गई थी। और इस पार्टी का जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सारे जगहों पर, इन सारे स्टेट्स पर ये पार्टी ज़्यादा क्या है, पावरफुल है, ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है ये पार्टी आपकी। कहाँ कहाँ, ये जगह पर जो लिखा है, ठीक है। और इसका सिंबल है अर्स ऑफ कॉर्न एंड स्टिक एंड सिकल, ठीक है। इस तरह से ये जो कॉर्न्स और जो ये आपका हंसिया जिसे कहते हैं, इसका ये एक सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी का। और यहाँ पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे CPIM कहते हैं, जो कि अभी आपने जस्ट देखा था, ये अलग हुई है 1964 में CPI से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद हो गया होगा कि CPIM कब बनेगा, 1964 में बनेगा, क्योंकि 25 में CPI बना था और 64 में जो है CPIM बना था। एंड ये पार्टी बिलीव करती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सपोर्ट भी करती है जैसे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को, ठीक है। जो जो चीज़ों को वो सपोर्ट करता है ये भी करती है, यानी इसके अकॉर्डिंग भी सभी धर्म क्या है, एक बराबर है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। और सोशलिज्म का मतलब है कि सभी में सामाजिक समानता, और डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सभी के लिए हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करती, सपोर्ट करती, लेकिन अपोज करती है, विरोध करती है इंपीरियलिज्म और कम्युनिज्म, ठीक है। यानी कि ये साम्राज्यवाद का और जैसे सांप्रदायिकता कहते हैं उसका विरोध करती है। यानी इसके अकॉर्डिंग जो लोग क्या करते हैं, ज़मीनों को ले लेकर के फैलाते हैं, अपने पावर्स को बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का ये विरोध करती है। मतलब जैसे पावर्स को फालतू में लोगों से नहीं बढ़वाना चाहिए, ठीक है, अपने पावर्स का यूज़ अच्छी जगह पर करना चाहिए, इस पार्टी का ये मेन पर्पज़ है। और ये पार्टी भी जो है वेस्ट बंगाल्स में ज़्यादा जो है पावरफुल थी, ठीक है। और 34 ईयर्स तक ये लगातार चली थी बिना ब्रेक के, यानी कि 34 सालों तक इस पार्टी ने जो है वेस्ट बंगाल में राज किया है। और इसका जो सिंबल है वो हैमर, सिकल एंड स्टार है CPIM का, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें जो है वो आपका क्रॉस था और यहाँ पर हैमर है, ठीक है, और स्टार भी है साथ में। अब हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस,
जिसे आप कहते हैं शॉर्टकट में कांग्रेस पार्टी, ठीक है, पॉपुलरिटी नोन एज अ कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का सिंबल सबको याद होगा, वैसे मेनली कुछ कुछ पार्टीज का सिंबल सबको याद रहता है, जैसे हाथ का पंजा, ठीक है, इसमें सिंबल है इसका हैंड, और जैसे कि आपका कमल वाला, ठीक है, और ये जो एलिफेंट है, ये सब कुछ कुछ सिंबल्स वैसे सभी को याद रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ये सबसे पुरानी पार्टी है और बनी है 1885 में, बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, ये आपका 1885 में बनी थी। और इसका ये भी क्या हुआ कि भी जो है कई भागों में बट गई, ये पार्टी स्प्लिट्स हो गई, सबके अपने अपने थिंकिंग अलग थे, तो इस वजह से इस पार्टी का डिवीज़न बहुत बार हुआ है, ये आपकी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है। और इसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी साउथ टू बिल्ड अ मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये पार्टी जो थी वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती थी इंडिया में, ठीक है। और सबसे पुरानी पार्टी है ये आपकी, और यहाँ पर जो इसका सिंबल है वो हाथ का पंजा, यानी कि आपका ये जो हैंड है, पाम, ये होता है इसका, ठीक है। और इसके अलावा आपकी नेक्स्ट पार्टी है आपकी स्टेट पार्टीज़, ठीक है। इस तरह से आपने जो है 7 पार्टीज़ को पढ़ लिया और सारे सिंबल्स याद कर लीजिएगा, कुछ तो याद होंगे और कुछ नहीं होंगे तो अब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज़। देखिए, जो नेशनल पार्टीज़ है वो इंडिया में सब जगह पर, तो मतलब मेनली पूरे कह सकते हैं कि इंडिया में रूल कर सकती है ये पार्टीज़, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है, और ये केवल 7 ही हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि हर जगह कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ भी बन जाती हैं, ठीक है, कहीं पर कोई पार्टी, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि हर जगह आपको हाथ का पंजा और एलिफेंट, ये सारे सिंबल्स नहीं मिलते होंगे। जो लोग वोटिंग करते होंगे, ठीक है, 18 ईयर्स के ऊपर होंगे, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि कहीं पर कुछ सिंबल है, कहीं पर कुछ सिंबल है, ठीक है। कुछ लोगों का देखा होगा आपने कि फ़ैन है तो किसी का सिंबल जो है टाइगर है, तो किसी का काइट है, तो किसी का मैंगो है, तो किसी का फ़ैन है, तो किसी का कुछ, इस तरह के क्या है कुछ सिंबल्स बनते हैं। तो जो छोटे मोटे सिंबल्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेट पार्टीज़, ठीक है। यानी कि नेशनल पार्टीज़ के अलावा जो भी पार्टी बनती है वो स्टेट पार्टी में आती है। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अदर दैन 7 पार्टीज़, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज़ ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज नेशनल पार्टी, ठीक है। यानी कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये 7 पार्टियों के अलावा जो भी पार्टी बनती है उसे स्टेट पार्टी कहा जाता है। और स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? अ पार्टी दैट सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% उसको वोटिंग मिलना चाहिए, एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स ऑफ रिकॉग्नाइज एज अ पार्टी, स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी, और कम से कम उसे जो है 2 सीट्स मिलने चाहिए, 6% वोट मिलना चाहिए और 2 सीटों में जीत हासिल करनी चाहिए, तब जा कर के वो एक स्टेट पार्टी कहलाएगी। और नेशनल पार्टी का आपने समझा था कि लोकसभा में कम से कम 6% उसको क्या मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, और कम से कम 4 सीट पर उसको जीत हासिल करनी होगी, यानी कि 4 सीट पर उसको जीतना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर तब वो नेशनल पार्टी बनेगी, और अगर ये कंडीशंस फॉलो होगी तो स्टेट पार्टी बनेगी। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट पार्टीज़ है। एक ये आपकी नेशनल पार्टी थोड़ी ये आगे पीछे हो गई है, ये आपकी एक और नेशनल पार्टी जिसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहते हैं, एनसीपी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था, और जो कि कांग्रेस से ये स्प्लिट होकर के बनी थी, और इसका सिंबल जो आपका है वॉच है, ठीक है। ये छूट गई थी लास्ट में आपकी एक पार्टी, 7 पार्टीज़ कंप्लीट नहीं हो रही थी, ठीक है, ये 7 हो गई, और तब आपको ये स्टेट पार्टी समझना है, ठीक है। आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, सॉरी। ये क्या है आपकी स्टेट पार्टी, ये आपकी नेशनल पार्टी है, देन आपको स्टेट पार्टी पढ़ना है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेट पार्टीज़ में क्या है कि सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़, इनमें से कुछ पार्टीज़ जो है, लेकिन स्टेट पार्टी भी कुछ क्या है पूरी इंडिया में है, ठीक है। नेशनल पार्टीज़ तो पूरी इंडिया में है, लेकिन कुछ स्टेट पार्टीज़ भी ऐसी हैं जो पूरी इंडिया में हैं। तो ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर ऑफ एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज़ आर एक्सपेंडेड। स्टेट पार्टी के बारे में अगर समझा जाए तो लगभग यहाँ पर 3 दशक यानी कि कई सालों से ऐसा होते आ रहा है कि स्टेट पार्टीज़ जो है वो ज़्यादा पावरफुल है नेशनल पार्टी के कंपैरिजन में, और नेशनल पार्टी को स्टेट पार्टी के साथ कोलिजन करके यहाँ पर जो है अपनी गवर्नमेंट बनानी होती है। ऐसा हो रहा है, अब तो ऐसा होने लगा है।
No one national party is able to secure on its own majority in लोकसभा until 2014। 2014 तक तो ये कंडीशन हुई थी कि लोकसभा में जो है नेशनल पार्टी अकेले जो है जीत नहीं सकती थी, उनको स्टेट पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा था, उनके साथ कोलिशन करना पड़ रहा था। तो एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर compelled to form a coalition with the state parties। तो इस तरह से स्टेट पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये जो आपके बुक में डायग्राम दिया है ये सारी आपकी रीजनल पार्टीज़ है, जिसे आप स्टेट पार्टीज़ कहते हैं इंडिया में, ठीक है, स्टेट पार्टीज़ इन इंडिया। और इंडिया की स्टेट पार्टीज़ ये जो आपकी हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ यहाँ पे साइकिल और कुछ आप देख सकते हैं कि आयरन जैसा बना है एंड यहाँ पर कुछ फैन जैसा बना है। तो ये सारी जो है जम्मू कश्मीर में ये सारे पार्टीज़ हैं, ठीक है। कुछ इधर साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, कुछ ऐनक जैसे चश्मा टाइप का, कुछ झाड़ू और तराजू वगैरह रखे हैं, तो ये आपकी स्टेट पार्टीज़ है। और यहाँ पर आप लॉइन वगैरह देख रहे हैं। तो ये जो आपने छोटे छोटे कई सारी पार्टीज़ देखे हैं, ये सारी पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में हैं और ये उस स्टेट्स के लिए ही रहती हैं। और नेशनल पार्टी उस स्टेट में जीतने के लिए इनको उस स्टेट के इन पार्टीज़ के साथ क्या करना पड़ता है, कोलिशन करना पड़ रहा है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। आजकल ऐसा हो रहा है क्योंकि वो जीत नहीं पाती है तो उनको इनके साथ कोलिशन करना पड़ रहा है। तो ये जो पार्टीज़ का आप डायग्राम देख रहे हैं ये सारी पार्टी आपकी स्टेट पार्टीज़ हैं। और जो मैंने अभी 7 पार्टीज़ आपको पढ़ाया वो आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी आप समझ गए होंगे कि स्टेट पार्टी जो छोटी मोटी पार्टीज़ होती हैं उन्हें हम स्टेट पार्टीज़ कहते हैं, और जो पार्टी जो आपकी पावरफुल होती है, ठीक है, जो पूरी कंट्री में होती है उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। वैसे आजकल देखा जाए तो पावरफुल स्टेट पार्टीज़ ही हैं, लोग इन पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और इन्हीं को ज़्यादा वोट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना उन्हें जो है कई सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कई सारे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। कैसे? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये चीज़ तो सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए होती है। All over the world, people express a strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function well। यहाँ पर पूरी दुनिया में, अगर इंडिया की ही नहीं पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके मतलब कि उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। उनको जो है क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि उनके फंक्शन जो उनके काम है वो अच्छी तरीके से नहीं होते, इस वजह से पार्टीज़ को लोग, पूरी दुनिया के लोग पसंद नहीं करते हैं। बट मजबूरी है, सबको वोट करना ही है। And political parties need to face and overcome these challenges in order to remain effective instruments of democracy। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये जो लोगों का जो इस तरह से गुस्सा है, उनको ना चाहना, उनको पसंद ना करना भी, ये भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको जो है पार्टी में रहना ही है। तो इन चैलेंजेस को फेस करते हुए उनको क्या करना है, डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना है और लोगों के लिए वहाँ पर उनको अच्छे काम करने हैं। तो ये सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ चैलेंजेस यहाँ पे हम पढ़ते हैं, चलिए वन बाय वन। तो लोगों को यहाँ पर जो है इन पार्टीज़ को पसंद ना करने का भी कई कारण हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। ये जो पार्टीज़ होती हैं इनमें अंदर जो है, मतलब बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर अंदर पार्टी में भी क्या होता है, डेमोक्रेसी की कमी होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्टीज़ होती हैं, जो पार्टी जीत गई वो अपने ही लोगों को क्या करती है, दोबारा जिता देती है। तो इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो जीत नहीं पाती हैं। तो ये एक तरह का क्या है, डेमोक्रेसी का जो है अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर उनका मतलब लैक हो रही है, डेमोक्रेसी की कमी होती जा रही है वहाँ पर लोगों में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप पर्सनली लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन पार्टीज। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टी के कंपैरिजन में जो पर्सनली लीडर है वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, उनके पास ज़्यादा लॉयल्टी रहती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक तरह का ये भी चैलेंज है, पार्टीज़ को फेस करना है, ठीक है, क्योंकि जो पार्टी जो बार बार जीत आ रही है और जो हार रही है, ठीक है, वो क्या है, उसको फेस कर रही है ना। द सेकेंड चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। और इन द मेनी पार्टीज द टॉप पोजिशंस एरियाज
the top position areas always controlled by members of one family. This is unfair to the members of the party and this is also bad for democracy. आपने देखा होगा कि पार्टीज में क्या है कि जो जिस पार्टी का है वो क्या करता है कि उसकी फैमिली के सारे मेंबर्स पार्टी में चले जाते हैं धीरे धीरे करके, उसके पापा, उसके बच्चे, उसकी मम्मी, सभी लोग, और इस तरह से पूरी फैमिली के मेंबर्स उस पार्टी में चले जाते हैं और वो पार्टी धीरे धीरे क्या है उन्हीं के सिर्फ अंडर में रह जाती है। वो उन्हीं लोग ही आपस में बार बार जीतते हारते रहते हैं और अदर पार्टीज़ को क्या है चांसेस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है और इस तरह से ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरा है ये। तो इस तरह के चैलेंजेस भी अदर पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं। एंड यहाँ है द थर्ड चैलेंज इज अबाउट टू द ग्रोविंग ऑफ रोल मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, जिनके पास ज़्यादा ताकत होती है, वो पार्टीज़ में आ जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से इन सम केसेस पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। और इस तरह से कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं, क्रिमिनल्स लोगों को भी लोग क्या करते हैं सपोर्ट कर लेते हैं, पार्टी में जिता देते हैं। तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। ठीक है, एंड द फोर्थ चैलेंज इज दैट द वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू offer a meaningful choice to the voters. Sometimes people can't even elect very different leaders either because the same set of leaders keeping shift from one party to another. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक पार्टी का नेता है वो जीत गया और फिर उसके बाद वो क्या करता है दूसरी पार्टी में जाता है और उसमें भी जाके जीत जाता है, फिर वो तीसरी में जाता है उसमें भी जाके, तो वही नेता बार बार एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता रहता है और फिर इस तरह से जीत हासिल करता है। तो बाकी जो लीडर्स हैं उनको चांसेस ही नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक तरह का क्या है चैलेंजेस है जो कि फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो द लेबर, तो इस तरह से हमने देखा और ऐसा ही आपका यहाँ पे भी है। जैसे ब्रिटेन में क्या है कि दो पार्टीज ही सब चलती है, द लेबर एंड द कंजर्वेटिव पार्टीज इन ब्रिटेन आर हैज़ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन, दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो ब्रिटेन में आपकी लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं, देखा जाए तो वो दोनों भी क्या है जो भी काम करती हैं वो एक ही काम करती हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी है चाहे वो ब्रिटेन की हो या इंडिया की भी हो, आपने भी देखा है पार्टी कुछ अलग से कोई काम नहीं करती है, वो वही काम करती है, बस करने का उनका तरीका अलग हो जाता है कि देखिए हमने ऐसा काम कर दिया, लेकिन उसने कुछ अलग नहीं किया है। अभी भी लोगों की डिमांड वही है, बिजली, पानी और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें, और वही बहुत सालों से चलती आ रही है, वही अभी भी होती है। लोगों की जो डिमांड पहले थी वही अभी भी है और पार्टीज भी वही करती हैं। तो इसलिए से कोई भी पार्टी जो है वो मेरे हिसाब से तो बेटर नहीं है, सबका वही काम होता है। ठीक है, एंड हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म, तो इन पार्टियों को कैसे सुधारा जाए। तो पार्टीज़ को सुधारने के लिए यहाँ पर क्या है कुछ एक रूल्स बनाए गए हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो पार्टीज़ जो भी काम कर रही हैं, जो अभी आपने सुना, अभी आपने पढ़ा कि एक ही लीडर बार बार जीत रहा है, उसी के फैमिली के लोग बार बार जीत रहे हैं, या फिर उसी लीडर में जो पावरफुल है वही जीत रहा है, कभी कभी तो क्रिमिनल्स ही आकर जीतने लग जा रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं जो कि पार्टी के अंदर के लोगों को भी फेस करना पड़ रहा है और हम लोगों को तो करना ही है। ठीक है, तो ये सबको कैसे सुधारा जा सके, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम द चेंजेस पार्टीज। यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट बना था कि सुधार हुआ था कि जो MLAs और MPs होते हैं वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप इस पार्टी में हैं और दूसरी पार्टी में चले जाएं। ठीक है, जो पार्टी में आपको लग रहा है कि आप हार रहे हैं तो जीतने वाली पार्टी में आप चले जाएं, तो ऐसा वो नहीं कर सकते, ये सुधार हुआ। सेकंड चेंजेस यहाँ हुआ, इफ़ एनी MLAs और MPs चेंजेस पार्टी दे विल लॉस देयर सीट अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपनी सीट को हार जाएंगे। ठीक है, और सेकंड चेंजेस किया है, नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। जो भी लीडर है या जो भी इंसान, जो भी कैंडिडेट है, वो अगर पार्टी में जाना चाह रहा है तो पार्टी में जाने से पहले, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करने से पहले उसे जो है
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि अपने कुछ मतलब अभी तक के जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे देने पड़ेंगे। उसने कितना मतलब कि पैसे अर्न किए हैं उसके डिटेल्स उनको देने पड़ेंगे और ऐसा उसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि उसने अभी तक कहीं वो जेल तो नहीं गया है या किसी को उसने मारा तो नहीं है, वो कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, इसका रिकॉर्ड उसे देना पड़ेगा। और साथ में उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगर ज़्यादा होगी तो आप पार्टी में नहीं आ सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही अमीर हैं। तो इस तरह से क्या है कि कुछ और एक उसको इस तरह का एक एफिडेविट बना के देना पड़ेगा। एफिडेविट वो होता है, एक शपथ पत्र होती है जिसमें जो है मतलब बना करके जो है लिखना पड़ता है और फिर उस पर साइन करना होता है, तब जा करके वो सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को नहीं शो कर रहा है और कोई भी आकर के जो है पार्टी में इलेक्ट हो जा रहा है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया। उसने ये तो कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ऐसा करना है, लेकिन ये नहीं कहा कि इसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। कोई गलत अगर रूल्स फॉलो कर रहा है तो उसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया गया कि अगर वो क्रिमिनल केसेस को छुपा करके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस टाइप का कोई भी सुधार नहीं किया गया है। तो और थर्ड है, द इलेक्शन कमीशन passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मतलब कि जैसे इलेक्शन कमीशन ही करती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होती है वही क्या करती है, इलेक्शंस को करवाती है। तो उसको कराने के लिए जो पैसे हैं वो सरकार देगी और जो भी पैसे लग रहे हैं वो मतलब उनको या तो फिर इनकम टैक्स के थ्रू रिटर्न करना होगा या फिर सरकार जो है वो इलेक्शंस करवाएगी। एज लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और लॉ बनाया गया है कि सभी जो पार्टीज़ है वो मतलब इंटरनली क्या रहे, रेगुलेट रहें, सब चीज़ शासन में चले। एंड वुमेन कैंडिडेट्स को कहा गया है कि कम से कम 1/3 जो टिकट है वो उनको मिलना चाहिए। वुमेन कैंडिडेट्स को कम से कम 1/3 वोटिंग जरूर मिलनी चाहिए। सीट उनके लिए फिक्स रहेगी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। एंड देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव द पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। पार्टीज जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए पैसे देंगी और किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट उस पैसे से उसको पे करेगी। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं चेंजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें जो सामने लिखी हैं वो पूरी तरह से फॉलो नहीं होती हैं, ठीक है। तो सजेशन यही है कि देखा जाए तो देयर आर 2 वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी रिफॉर्म। देखा जाए तो 2 तरीके हैं जो पार्टियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट बनने के बावजूद भी, सुधार होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं है। तो हमारे हिसाब से ये है, पहला, 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया। लोग जो हैं जैसे कि आम जनता, वो उन पर इतना प्रेशर डाले कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कर रही हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस चीज़ का क्या आएगा, याद आएगा कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितने भी मीडियाज़ वाले हैं, जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन सभी और जो भी मूवमेंट्स करने वाले लोग हैं, उन सभी को एक साथ यूनाइट होकर के पॉलिटिकल पार्टीज़ को जगाना होगा कि देखो अभी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। सबके लिए यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए और पार्टीज़ को जो उन्होंने वादा किया है इलेक्शंस के पहले वो उसको अब पूरा करने का समय आ गया है, ये चीज़ बताना होगा ज़रूरी। और दूसरा है, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट टू जॉइन दिस पॉलिटिकल पार्टीज़। तो दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है सुधार करने का तरीका कि जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सुधरे, तो जो लोग उसके लायक हैं, ठीक है, तो हम में से कोई उनमें जा कर के ज्वाइन करे, ठीक है। जो चाहता है कि उसको ये चेंजेस करने चाहिए पार्टीज़ में, तो वो चेंजेस करने के लिए उसे खुद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन। और डेमोक्रेसी का जो क्वालिटी है वो तभी सुधर सकता है या उसी पर डिपेंड करता है कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं और उनमें कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि पार्टीज़ तभी सुधरेंगी जब हम खुद उसके बारे में सुधारने की कोशिश करेंगे और हमें भी उसमें जाकर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो है इस
चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहाँ बीच में वही वीडियो में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वही हो गई थी कि नेशनल पार्टी का एक टॉपिक आगे हो गया था, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड स्टेट पार्टीज़ जो होगा वो आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, स्टेट बाद लिखिएगा, उसके पहले 7 नेशनल पार्टीज़ को कंप्लीट करिएगा, देन स्टेट पार्टीज़ को लिखिएगा। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको पहले मत लिखिएगा। ये कांग्रेस वाला इस सिंबल को मतलब जानने के बाद आप पहले ये 7 वाला पॉइंट लिखिएगा, तब आप ये स्टेट पार्टीज़ के बारे में नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में यही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका वो क्लोज होता है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगी मेरी बातें, और नहीं आ रही हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर शेयर करके बताइए कमेंट बॉक्स के थ्रू, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।